रूट्स हैं कितने हैं सर? अनंत है। यहाँ पर भी तो ये सांप के जैसा ग्राफ है, ये भी तो बहुत बार कट कर रहा होगा। साइन और कॉस फ्लक्चुएटिंग फंक्शन है, रिपीट करते हैं, तो tan x भी अपने आप को ऐसा ही बार बार रिपीट करता रहता है। तो जब साइन जीरो होगा ये डिफाइन नहीं होगा, मतलब जीरो को तो ये टच नहीं कर सकता। कितनी एसिम्प्टोट है? बहुत सारे। जहां जहां पर cos x जीरो होगा वो सारे नंबर इसके रूट होंगे। हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? मैं हूं नितिन गुप्ता और स्वागत करता हूं आपका इस फैंटास्टिक से यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गुरुकुल पर। अभी तक हम लोगों ने रिलेशन और फंक्शन के काफी सारे पोर्शन को खत्म कर लिया है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने 9th में भी पढ़ी होगी, 10th में भी पढ़ी होगी। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 11th में भी एक चैप्टर है, जो कि आपको इस चैप्टर के जस्ट बाद मिलेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर है अपने सिलेबस में, लेकिन मैं चाहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है उनके ग्राफ्स को हम लोग यहीं पढ़ लें। समझ में आ रहा है ना आपको? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ हम लोग अभी पढ़ लेंगे और बाकी जो पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो तो आगे है ही, तो उसको तो पढ़ेंगे ही, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ्स जो हैं वो हम लोग अभी के अभी निपटाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल धैर्य रखिएगा। बाकी सारे ग्राफ तो आपको शायद समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों ने ग्राफ थ्योरी का एक भी लेक्चर नहीं देखा है तो जाओ पहले उनको देख के आओ, और अगर देख रखा है तो उसी को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और अगला जो ग्राफ्स पढ़ने हैं अपने को वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ। ठीक है बेटा, तो शुरुआत करते हैं। आप लोग मेरे ख्याल से सभी पैसे देके तो पास नहीं हुए होंगे, है ना? सभी ने 10th की होगी, और अगर आप लोगों ने 10th की है तो 10th में मैथ में आपको एक चैप्टर मिला होगा जिसका नाम था ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना बेटा? और ट्रिग्नोमेट्री में आपने कुल मिला के 6 टाइप के रेशियो पढ़े होंगे। एक तो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, अगला था सेक एक्स, फिर कॉसेक एक्स, और आखिरी में था कॉट एक्स। ये कुल मिला के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं वो आपने जरूर पढ़े होंगे, और इनका बारे में आप लोग जानते भी होंगे। साइन एक्स जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है ना? सेक 1 अपॉन कॉस एक्स होता है, कॉसेक 1 अपॉन साइन एक्स होता है, और कॉट 1 अपॉन टेन होता है। तो तुम ऐसे करके इनके भी रेशियोज को देख सकते हो कि ये क्या क्या होते हैं। समझ में आया ना? बेसिक से इतनी जानकारी तो आपको होगी। आपको कुछ और भी पता होगा, जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू भी आपको पता होगी, 90 की वैल्यू, ऐसे ही कॉस 30, 45, 90, 0, इन सब की वैल्यूज आपको पता होंगी, है ना? इतना तो मैं कम से कम एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपको आता होगा। और साथ ही साथ एंगल जो हैं उनको 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो डिग्री में और एक रेडियन में, है ना बेटा? एंगल को 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक डिग्री में, एक रेडियन में। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं डिग्री और रेडियन का मतलब क्या होता है। अभी केवल सीखने के पर्पज से है, बाद में इस पर डिटेल लेक्चर आएगा तब आप लोग देख सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डिग्री और रेडियन में क्या फर्क होता है। वैसे आपने अगर फिजिक्स को शुरू कर दिया है पढ़ना तो फिजिक्स में आपको एंगल की जो डायमेंशन है उनके बारे में बताया गया होगा, जो एंगल की यूनिट है उनके बारे में बताया गया होगा, और एंगल की जो एसआई यूनिट होती है वो रेडियन होती है। एंगल को डिग्री में नहीं, रेडियन में मेजर करते हैं, डिग्री में भी करते हैं, लेकिन एसआई नहीं है ये। एसआई यूनिट क्या है एंगल की? रेडियन। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर हम लोग बात करें रेडियन की और डिग्री की, तो डिग्री में जैसे आपको 0 डिग्री मेजर करना है तो 0 डिग्री जो रेडियन में होगा ना वो 0 ही रेडियन होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं 30 डिग्री की, तो 30 डिग्री जो होता है वो रेडियन में π/6 के बराबर होता है। ध्यान रखना बेटा, रेडियन में π/6 के बराबर होता है 30 डिग्री। ठीक है ना? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पाई जो है, पाई इज बेसिकली 180 डिग्री, जो पाई होता है, पाई रेडियन, ये 180 डिग्री के बराबर होता है। अब इसी के बिहाफ पे हम लोग सारे के सारे डिग्री वैल्यूज को रेडियन के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 60 डिग्री बताओ कितने रेडियन के बराबर होगा, तो 60 डिग्री इसका 1/3 है 180 का, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं π/3। समझ में आया? 60 डिग्री π/3 रेडियन के बराबर होता है। 45 डिग्री इसका 1/4 है, मतलब π/4 रेडियन के बराबर होगा। ठीक है? 90 डिग्री आप बोल सकते हो π/2 रेडियन के बराबर होगा।
तो ये रेडियन और डिग्री, इनमें आपको ये जो फर्क है वो समझ में आना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं बताओ 360 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, आप बोलोगे 2 पाई, 180 का डबल है, इसका मतलब 2 पाई बराबर 360 डिग्री, ठीक है ना। ऐसे मैंने 3 पाई लिखा, इसका मतलब 540 डिग्री। तो डिग्री और रेडियन में आपको फर्क समझ में आना चाहिए। दोनों ही एंगल को मेजर करने की यूनिट होती है। डिग्री को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और डिग्री को अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। और उस बिहाफ पर आप लोग जितने भी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो। मैं इस पर डिटेल में चर्चा बाद में करूंगा। अभी हम लोग यहाँ पर डिग्री और रेडियन पढ़ने नहीं आए हैं, लेकिन हाँ छोटी छोटी चीजें आपको दिखनी चाहिए। जैसे π/2 क्या होता है 90 डिग्री, π/3 क्या होता है 60 डिग्री। मैं आपसे π/6 बोल दूँ आप समझ जाना 30, वो मैं 30 डिग्री की बात कर रहा हूँ। पाई का मतलब 180 डिग्री की बात कर रहा हूँ। 2 पाई का मतलब 360 डिग्री डिग्री की बात कर रहा हूँ। और मैं बढ़ाता चला जाऊं तो आप लोग उस हिसाब से देख सकते हो कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, ठीक है ना लाला। अगर तुम्हें ये सारी बातें समझ में आई तो हम लोग अब शुरू करते हैं लाला कि ग्राफ कैसे बनेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़े मजेदार है ये। तो सबसे पहला ग्राफ्स में हम लोग समझने वाले हैं साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है ना। साइन एक्स पहला रेशियो है हमारा, और लड्डू भी हमारे साथ अभी भी बना हुआ है, बड़ा खुश है। बोले सर चलो आज कम से कम जो 10th में नहीं समझ पाया वो समझ में आएगा। तो मैंने कहा कि मुझे साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। अच्छा पहली चीज यहाँ पे ज़्यादा लॉजिक ढूंढने का प्रयास नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना। साइन का ग्राफ क्या होता है मैं तुमसे बोलूँगा कि सीधा से याद कर लो। जैसे ABCD याद की थी ना, अंग्रेजी सीखने से पहले ABCD याद की थी, लॉजिक तो नहीं पूछा था कहाँ से आया। वैसे यहाँ पे लॉजिक नहीं पूछना है, ये बिल्कुल बेसिक फंक्शन है जो तुम्हें पता होने चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं। लीनियर फंक्शन ये बेसिक फंक्शन है, इसके पीछे लॉजिक तुम्हें नहीं जानना क्योंकि ये बेसिक है। जैसे ABCD तुम्हें पता होनी चाहिए तो होनी चाहिए, उसके बिहाफ पर दूसरों को हम लोग समझेंगे कि दूसरे ग्राफ्स कैसे बनाते हैं। वैसे ये जो ग्राफ्स मैं आपको बना के बता रहा हूँ ये सारे बेसिक ग्राफ्स हैं। बेसिक ग्राफ्स का मतलब क्या है कि ये तुम्हें पता होने चाहिए, इनमें सवाल नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो साइन एक्स का ग्राफ तुम्हें जरा सोचना नहीं है, सीधा इसको याद कर लेना है। मैं शुरुआत करता हूं। साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है बेटा, तो ध्यान रखना यहां पर एक वैल्यू 1 होती है और नीचे जो y होगा एक वैल्यू उसकी -1 भी होगी। तो मैं -1 पर एक लाइन खींच देता हूं और 1 पर एक लाइन खींच देता हूं, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो जो साइन एक्स का ग्राफ बनता है बेटा वो कुछ ऐसा बनता है सांप के जैसा, -1 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट करता हुआ एक ग्राफ होता है, उसे हम लोग बोलते हैं साइन एक्स का, ठीक है ना। साइन एक्स जो ग्राफ होता है वो -1 और 1 के बीच में ही बनता है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है फंक्शन की वो 1 होती है और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। और ऐसा करता हुआ सांप के जैसा एक जो ग्राफ होता है दिस इज साइन एक्स, ठीक है ना। ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, क्या नेगेटिव में भी होता है? बिल्कुल होता है। और ये देखो हर साइकिल में ये ऊपर भी टच करेगा और नीचे भी टच करेगा। ऊपर +1 को टच करेगा, नीचे -1 को टच करेगा और बीच में घूमता जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा कुछ बनता है साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है ना। अच्छा ये जो पॉइंट होता है वो होता है 0, और आपको पता भी होगा साइन की वैल्यू 0 के लिए 0 होती है ना। अगर आपको याद हो तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती थी 0, साइन 30 की वैल्यू क्या होती थी? आप बोलोगे 1/2, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, साइन π/3 की वैल्यु कितनी होती है √3/2, और साइन ये 2 लिखा है, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, है ना। π/6 को बोलते हैं 30, 45, 60 और 90। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये आपको कंफ्यूजन ना हो। 30, 45, 60 डिग्री में है ये, और ये 90 भी है डिग्री में। समझ में आया? तो साइन की जो वैल्यू है ना बेटा 0 पर 0 होती है, 30 पर 1/2, 45 पर 1/√2, 60 पर √3/2 और 90 पर 1 होती है। इसका मतलब क्या है कि साइन जो होता है ना बेटा 0 से π/2 में एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। π/2 पर इसकी वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है, और उसके बाद जो ग्राफ है जो साइन की वैल्यू है वो घटती चली जाती है, और वापस से जब पाई आ जाता है मतलब 180 डिग्री पर साइन की जो वैल्यू है वो वापस से 0 हो जाती है।
ठीक है ना। मतलब देखिए आप लोग 0 से π/2 के इंटरवल में जो वैल्यू है लाला वो बड़ी है, π/2 से पाई के इंटरवल में जो वैल्यू है वो घटी है, लेकिन यहाँ पे घटना रुकी नहीं, अभी और घट रही है। और जब π/2 तुम और आगे पहुंचोगे, मतलब पाई प्लस π/2, या मैं इसको 3π/2 भी लिख सकता हूँ। 3π/2 पे जो उसकी वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है -1। 3π/2 को हम लोग 270 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होती है, इसमें 180 रखो आप लोग तो 3 × 180/2 हो जाएगा। 2 से 180 मरेगा, 90 × 3 270 डिग्री। तो 270 डिग्री पर जो वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है, और फिर जो वैल्यू है ना यहाँ से वो बढ़ना चालू होती है, और 2π पर जो वैल्यू है, या मैं ऐसे बोल दूं 360 डिग्री पर जो वैल्यू है वो वापस से 0, फिर से π/2 आएंगे, है ना, π/2, और इसमें जोड़ोगे तो 5π/2 हो जाएगा। 5π/2 पर वैल्यू फिर से मेरी 1 आ जाती है, और फिर से π/2 आगे करोगे तुम लोग तो 3π पे वैल्यू 0। यहाँ पर मैं इसको और आगे बढ़ा देता हूँ, ये मेरा पॉइंट होता है 4π। तो आप लोग देख पा रहे हो कि जो ग्राफ है ना ये साइकिल के फॉर्मेट में बन रहा है, और हर साइकिल की लेंथ कितनी है, आप बोलोगे पाई, ये 0 पे कट किया, फिर पाई पे कट किया, फिर 2π पे कट किया, फिर 3π पे कट किया, फिर 4π पे, फिर 5π पे, फिर 6π पे, ऐसे करके ये चलता चला जा रहा है। और पीछे भी यही होता है, सबसे पहले कहाँ कट करता है ये -π पे, -2π पे, -3π पे, और -4π पे, -5π पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब पहली चीज जो तुम्हें यहाँ पे दिखनी चाहिए साइन के ग्राफ में, कि सर ये ग्राफ जो है ना वो कभी रुक नहीं रहा, अनंत से चलना शुरू किया और माइनस अनंत तक, इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी से माइनस निगेटिव इन्फिनिटी तक ये ग्राफ जो है वो लगातार चल रहा है बिना रुके हुए। इसका मतलब क्या है, अगर कोई पूछे आपसे डोमेन बताओ इसका, तो डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स की वो वैल्यूज जिनके लिए कुछ ना कुछ वाई की वैल्यू आए। अब आप मुझे बताओगे किन किन एक्स की वैल्यूज के लिए वाई की वैल्यूज आ रही है, सबके लिए ना भाई, 0 रखोगे तो वैल्यू 0 दे रहा है, 1 रखोगे तो कुछ दे रहा है, हर एक्स की वैल्यू के लिए कोई ना कोई वाई की वैल्यू है। इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वो -∞ से +∞ तक सारे नंबर्स होंगे, या फिर मैं इसी को लिख सकता हूं कि इसका जो डोमेन होगा वो R होगा, रियल नंबर का सारा सेट। समझ में आया। तो साइंस के ग्राफ में पहली चीज जो आपको दिखनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कि जो इसका डोमेन होता है वो R होता है, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं बताओ इसकी रेंज क्या है, तो रेंज का मतलब समझते हो आप लोग, जो वाई की वैल्यू आ रही है, जहां तक ग्राफ गया, कहां तक गया सर, 1 से ऊपर ये कभी नहीं पहुंचा। समझ रहे हैं ना बेटा, लाला लड्डू, 1 से ऊपर ये कभी नहीं जा रहा, और -1 से नीचे ये कभी नहीं जा रहा। 1 से ऊपर नहीं गया, -1 के नीचे नहीं गया, लेकिन 1 और -1 के बीच की सारी वैल्यूज वाई की हैं वो एक्सेप्टेबल हैं। हर वाई की वैल्यू ग्राफ एक्वायर कर रहा है, इसका मतलब जो इसकी रेंज होगी वो कहां से कहां होगी, बड़ा सिंपल है ना, -1 से 1, -1 पर भी ओपन है, सॉरी -1 पर भी क्लोज है और 1 पर भी क्लोज है, बड़ा ब्रैकेट है। इसका मतलब क्या है, 1 भी हिस्सा है, -1 भी हिस्सा है। समझ में आया कि नहीं आया, डोमेन आपको समझ में आया, रेंज आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत अच्छे। अगर मैं आपसे बोलूं क्या इसके कोई रूट्स हैं, रूट समझते होगे आप लोग, अगर नहीं आता रूट्स डोमेन रेंज तो जाके पिछले लेक्चर देख के आओ आप लोग, वहां मैंने सारी बातें बता रखी हैं। अगर मैं इस फंक्शन में पूछूं आपसे बताओ इसके रूट्स कितने हैं, क्या आप लोग रूट बता पाओगे, क्या दिख रहे हैं रूट, बिल्कुल दिख रहे हैं। रूट का मतलब उन वो पॉइंट्स जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। कहां कहां कट कर रहा है सर, 0 पे कर रहा है, पाई पे कर रहा है, 2π पे कर रहा है, 3π पे कर रहा है, 4π पे कर रहा है, -π, -2π, -3π, और ऐसे करके हर एक पाई के बाद ग्राफ इसे कट करेगा, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है अपने आप को बारंबार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं इसके रूट्स क्या हैं, आप क्या बोलोगे कि सर रूट्स जो है ना वो बहुत सारे हैं। बहुत सारे का मतलब आप गिन नहीं सकते, अनंत हैं। कैसे लिखेंगे हम लोग, तो डॉट 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 -3π, -2π, -π, 0π, 2π, 3π और डॉट डॉट डॉट, मतलब माइनस अनंत से लेकर पाई के जितने भी मल्टीपल हैं, +∞ से लेकर -∞ तक पाई के जितने भी मल्टीपल हैं वो सारे ही इसका रूट हैं। उन सब पर जो फंक्शन है वो 0 बन जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब इसी को लिखने का जो तरीका दूसरा होगा वो क्या होगा, आप बोलोगे जो उसके रूट्स हैं वो कितने हैं, n पाई, और जहां पे n क्या है, वेयर
या मैं ऐसे बोल सकता हूं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ में आया ना? तो इसके रूट्स हैं वो n पाई हैं और यहाँ पे n क्या है? इंटीजर। तो आप लोग इनकी वैल्यू 1 रखोगे तो इसका रूट पाई आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे इसका रूट 2 पाई आ जाएगा। बोले मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या आपको रूट दिखे? बिल्कुल दिखे। अच्छा, अगर आप लोग इस ग्राफ को गौर से देख पा रहे हो तो ये ग्राफ जो है ना वो एक जैसा है। एक जैसे का मतलब क्या है? सांप के जैसा है, जो एक जैसा ही दिख रहा है हर जगह पे, और वास्तव में ये होता भी है। ध्यान रखना बेटा, मैं इस पोर्शन को जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, अगर आप लोग ये पोर्शन को उठाओ और बार बार ऐसे चिपकाते चले जाओ तो आपको क्या दिखेगा कि ग्राफ जो है ना वो यही है, इतना ही पोर्शन बार बार रिपीट कर रहा है, खुद को रिपीट कर रहा है। और ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक। तो ध्यान रखना बेटा, ये जो फंक्शन है वो पीरियोडिक है। पीरियोडिक का मतलब क्या है? हर 2 पाई का जो इंटरवल है वो बार बार रिपीट कर रहा है, आगे भी और पीछे भी। समझ में आया? अच्छा, मैंने तो ये 2 पाई का इंटरवल ले लिया, आप लोग चाहो तो इस वाले 2 पाई के इंटरवल को ले लो, ये भी अपने आप को रिपीट कर रहा है, वैसे ही बारंबार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है ना बेटा वो पीरियोडिक है, और इसका जो पीरियड है वो कितना है? अगर आपसे पूछे कोई बताओ इसका पीरियड कितना है, आप बोलोगे 2 पाई, क्योंकि जो 2 पाई लेंथ है ना वो अपने आप को बारंबार रिपीट कर रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2 पाई लेंथ अपने आप को बारंबार रिपीट कर रही है, इसका मतलब ये पीरियोडिक है और इसका पीरियड 2 पाई है। तो अगर पीरियड 2 पाई है तो अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन की इस पाई बाई 2 पर, मैं इसको पाई बाई 3 बोल देता हूं, पाई बाई 3 पर वैल्यू है √3/2, तो पाई बाई 3 पर अगर वैल्यू √3/2 है और मुझे पता है कि ये पीरियोडिक है, रिपीट कर रहा है, तो जब मैं इससे 2 पाई और आगे पहुंचूंगा तो यहां पर क्या इसकी वैल्यू उतनी ही नहीं होगी जितनी यहां पर थी? बिल्कुल होगी। जरा ध्यान रखना, जो साइन होता है उसकी वैल्यू जो है, चूंकि ये पीरियोडिक है तो हर एक फिक्स इंटरवल के बाद जो वैल्यू है वो भी रिपीट करते हैं। अगर यहाँ पर √π/3 पर वैल्यू जो है वो √3/2 है तो 2 पाई प्लस π/3 पर भी वैल्यू √3/2 होगी। इसमें फिर से 2 पाई जोड़ दो, वहां पर भी वैल्यू √3/2 होगी, उसमें फिर से 2 पाई जोड़ दो, वहां पर भी वैल्यू √3/2 होगी, 2 पाई घटा दो, वहां पर भी वैल्यू √3/2 ही होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चूंकि इसका पीरियड 2 पाई है तो हर 2 पाई इंटरवल के बाद जो वैल्यू होती है वो इसमें रिपीट करने लगती हैं। समझ में आया? अच्छा, ऐसा नहीं केवल 2 पाई इंटरवल है, यहां से यहां पर भी तो वैल्यू √3/2 होगी ना कहीं ना कहीं, कोई दिक्कत नहीं है, और इससे भी 2 पाई आगे होगी। मतलब 2 पाई का इंटरवल तो फिक्स है, 2 पाई की बात तो रिपीट कर ही रही है, लेकिन यहाँ पे 2 बार रिपीट कर रही है तो ये भी हो सकता है 2 बार रिपीट कर जाए रास्ते में। लेकिन हाँ, अगर किसी एक नंबर पर वैल्यू कुछ है तो अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो पीरियड के बाद उस नंबर पर वैल्यू उतनी ही आने वाली है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये पीरियोडिक फंक्शन है और आपको दिख रहा है कि वैल्यू जो है वो बारंबार रिपीट करती जा रही है एक दूसरे को। ठीक है बेटा, अगली बात, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? ध्यान रखना बेटा, आपसे अगर कोई पूछ दे कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आप बोल सकते हो 1 से बड़ा साइन कभी नहीं होगा। और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? आप बोलोगे -1। -1 से छोटा साइन कभी नहीं हो सकता, और -1 और 1 के बीच में ये बारंबार फ्लक्चुएट करता है। ठीक है ना? हर एक इंटरवल में आपको एक बार मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, एक बार मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और बीच वाली जो सारी वैल्यूज हैं वो 2-2 बार मिलेंगी। समझ में आया? साइन पॉजिटिव भी होता है, साइन निगेटिव भी होता है। 0 से 180 डिग्री के बीच में साइन की वैल्यू सारी पॉजिटिव होती हैं, और 180 से 2 पाई के बीच में साइन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती हैं, 180 से 360 के बीच में। फिर अगला इंटरवल पॉजिटिव, अगला निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, हर इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यूज भी मिलेंगी आपको, निगेटिव वैल्यूज भी मिलेंगी। समझ में आया? अगर मैं आपसे पूछूं बताओ फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है, आप बोलोगे π/2 पर। क्या केवल π/2 पर ही है? नहीं, π/2 से 2 पाई आगे जाओगे फिर आपको मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू, इससे फिर 2 पाई आगे जाओगे फिर आपको मिलेगी। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू बहुत सारे जगह पर है, और वो सारी जगह कौन सी है? π/2 और 2 पाई, उसमें लगातार आप लोग ऐड करते चले जाओ। समझ में आया कि नहीं है? तो ये सारी बातें तुम्हें दिखनी चाहिए। अब अगर मैं पूछूं आपसे बताओ इसमें कोई एसिम्प्टोट है क्या? एसिम्प्टोट समझते हो ना, जिसको ग्राफ अप्रोच कर रहा हो? कोई नहीं है, किसी को ग्राफ अप्रोच नहीं कर रहा, लगातार सांप के जैसा घूम रहा है। इसका मतलब इसमें जो एसिम्प्टोट होगी वो नहीं होगी। और कुछ दिख रहा है तुम्हें? आराम से सोच लो, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ आपके सामने है। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y = sin x, और मैं चाहता हूं तुम्हें ये रटा होना चाहिए।
सिंपल, ठीक है ना, रटा होना चाहिए डोमेन रेंज, कहाँ कहाँ पे इसके रूट्स हैं, कहाँ कहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम है, कहाँ कहाँ पे मिनिमम है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम कितनी है, सारी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, कैसे इसका नेचर है, कैसे ये चलता है, क्या इसका पीरियड है, पीरियोडिक है या नहीं है, जो बात मैंने तुम्हें बोली है वो तुम्हें पता होनी चाहिए, बोलो हाँ या ना। ठीक है बेटा, नोट कर लो इसे। अगला फंक्शन जो बेटा है वो है y बराबर cos x, ठीक है ना, sin x पढ़ दिया हम लोगों ने, cos x की बारी है, और cos x जो है उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, बस आपको sin x पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया होगा कि जो sin 90 प्लस थीटा होता है दैट इज इक्वल टू cos थीटा, या मैं ऐसे बोलूं sin 90 प्लस x बराबर cos x। अब आप लोग देख सकते हो कि तुम्हें sin थीटा का ग्राफ पता है और तुम्हें sin और cos में एक रिलेशन पता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि cos 0 की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे cos 0 बराबर sin 90 प्लस 0, मतलब कि जो sin की 90 पर वैल्यू होगी वो cos की 0 पर वैल्यू होगी, ठीक है ना, जो cos की 30 पर वैल्यू होगी वो sin की 90 प्लस 30 पर वैल्यू होगी। इसका मतलब क्या है कि जो sin का ग्राफ है ना बेटा, अगर मैं sin के ग्राफ को 90 डिग्री पीछे कर दूं, 90 डिग्री पीछे कर दूं, π/2 पीछे कर दूं, तो जो sin की वैल्यूज है वो cos के बराबर होंगी, क्योंकि cos थीटा बराबर sin 90 प्लस थीटा है। तो अगर मैं cos 0 की वैल्यू निकालूं तो वो sin 90 की है, तो मैं 90 डिग्री अगर उसको पीछे कर दूं sin वाले ग्राफ को, तो जो sin है वही cos बन जाता है। मेरी बात चमक रही है कि नहीं चमक रही? अगर बेटा तुझे ये बात चमक गई तो बड़ा आसान है तेरे लिए। अगर तुझे याद हो तो मैंने तुझे क्या बताया था दादा, कि जो साइन का ग्राफ होता है वो कैसा बनता है, इस प्रकार का, ऐसे ही तो बनता था ना। और तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें cos थीटा का ग्राफ बनाना है तो साइन को तुम 90 डिग्री जब पीछे कर दोगे ना तो ग्राफ वैसे ही बन जाएगा। तो मैं वही कर देता हूं बेटा, बाकी इनमें कोई फर्क नहीं होता, जैसा ग्राफ साइन का होता है वैसा ही cos का होता है। बस जो फर्क है वो केवल इतना है कि 0 पर साइन की वैल्यू 0 थी, लेकिन 0 पर cos की वैल्यू 1 होती है, और कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनता है cos का। ठीक है बेटा, कुछ इस प्रकार का ग्राफ, ठीक है। तो आप लोग बनाना सीख गए होंगे मेरे ख्याल से। साइन के ग्राफ में और कॉस के ग्राफ में कोई फर्क नहीं है, जो साइन है वही कॉस है, लेकिन साइन को 90 डिग्री पीछे कर दो तो 90 डिग्री तुम जैसे ही पीछे करोगे तो ये मेरा 0 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, π/2 पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब ये π/2 है, पाई पर वैल्यू कितनी होगी -1, ये मेरा -1 है बेटा, ये मेरा 1 है, और 1 से -1 के बीच में ये ग्राफ जो है फ्लक्चुएट करता है और ये टच करता हुआ जाता है, ठीक है ना। भले ही मैंने डायग्राम ज़्यादा अच्छा नहीं बनाया है, लेकिन ये जो इस लाइन को टच करता हुआ जाता है ग्राफ, इधर भी और इधर भी, ठीक है बेटा, इस लाइन को टच करता हुआ जाता है। तो वहाँ पर 0 पर वैल्यू 0 थी, यहाँ पर 0 पर वैल्यू मैक्सिमम है, वहाँ पर π/2 पर वैल्यू मैक्सिमम थी, यहाँ पर π/2 पर वैल्यू 0 है। फिर ये ये 0 π/2 ये पाई होता है, ये 3 π/2 होता है, ये मेरा 2 पाई होता है, और यहाँ पर जो मेरी पहली साइकिल है वो ये है, और यही साइकिल बार बार रिपीट कर रही है। समझ में आया ना? तो सारी बातें पुरानी वाली हैं, मैं वापस से उनको दोहराना नहीं चाहता। सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ डोमेन की। तो लाला मुझे बताओ डोमेन क्या होगा? तो डोमेन जैसा वहाँ पे था वैसा ही यहाँ पे है, बस 90 डिग्री ग्राफ ही तो शिफ्ट हुआ है ना। बाकी सारे पॉइंट के लिए साइन भी कोई ना कोई आंसर देता था, और सारे पॉइंट के लिए लाला कॉस भी कोई ना कोई आंसर देगा। इसका मतलब इसका डोमेन आर है। अगर मैं इसकी रेंज की चर्चा करूं तो रेंज क्या होगी इसकी, बाई की एक्सेप्टेबल वैल्यूज, और कहां से कहां तक बाई की वैल्यू जिसमें एक्सेप्टेबल है। आप बोलोगे +1 ये वैल्यू एक्वायर कर लेता है, -1 एक्वायर कर लेता है, और -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज एक्वायर करता है। मतलब जो इसकी रेंज है वो -1 से 1 है, -1 पर भी क्लोज ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है, 1 पर भी क्लोज ब्रैकेट है। तो जैसा वहां पे था वैसा यहाँ पे है। कॉस की भी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है +1, और कॉस की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है -1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मैं चर्चा करूं इसके रूट्स की, बताओ इसके रूट्स हैं या नहीं है? बिल्कुल रूट्स हैं। कितने हैं सर? अनंत हैं। जितने वहां पर थे सर बहुत बार कट कर रहा था, यहाँ पर भी तो ये सांप के जैसा ग्राफ है, ये भी तो बहुत बार कट कर रहा होगा, इसके भी रूट्स अनंत हैं। लेकिन रूट्स वो नहीं है जो पहले थे। फर्क क्या हो गया है कि भाई शिफ्टिंग हो गई है π/2 डिग्री से।
इसका मतलब वहां पर रूट कितने थे, आप बोलते थे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, लेकिन यहाँ पर रूट पाई, 3, 2 पाई, 3 पाई नहीं है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 ये रूट्स हैं। तो यहाँ पे जो रूट्स हैं वो पाई के मल्टीपल नहीं है, वो पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल हैं। बेसिकली जो रूट्स होंगे वो -5 पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2, -पाई बाई 2, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, और ऐसे करके जो रूट्स हैं वो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक सारे के सारे आ जाएंगे। और ये रूट्स का नंबर तो अनंत है। इसको लिखने का जो पहले मैंने आपको तरीका बताया था वो यहाँ पर भी बता देता हूँ, 2m + 1 × पाई बाई 2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, जहाँ पर जो m है वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर, m एक इंटीजर है। अब इसकी अलग अलग वैल्यूज के लिए आपको ये सारे रूट्स मिल जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अगली चीज, क्या ये पीरियोडिक है? क्या ये पीरियोडिक है? बिल्कुल पीरियोडिक है। ये भी तो रिपीट कर रहा है भाई, 90 डिग्री शिफ्ट ही तो हुआ है, बाकी सारी चीजें पुराने वाली हैं। इसका मतलब ये भी पीरियोडिक है। पीरियड कितना है इसका? फिर से वही 2 पाई, जो 2 पाई का इंटरवल है वो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी? आप बोलोगे 0 पर होगी, और फिर हर 2 पाई बाद में आपको मिलेगी, 0 पर होगी, है ना। 0 के आगे बढ़ जाओ 2 पाई पर होगी, आगे बढ़ जाओ 4 पाई पर होगी, 6 पाई पर होगी, इन सब पर वैल्यू मैक्सिमम होगी, और पीछे भी 2 पाई घटते चले जाओ। और मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगी? आप बोलोगे पाई पर, आगे फिर 2 पाई बढ़ जाओ, आगे फिर 4 पाई बढ़ जाओ। इसका मतलब क्या है? पाई पर, 3 पाई पर, 5 पाई पर, 7 पाई पर जो वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएटिंग ग्राफ जो होगा वो cos x का होगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। दिस इज ऑल अबाउट cos x। आगे बढ़ाते हैं ज़्यादा बात को। अगला जो ग्राफ बनेगा वो कौन सा होगा? गेस करके बताओ। 10th पढ़े हो ना वे अनपढ़ नालायक, 10th पढ़ा है फिर भी ऐसे मुंह फुला के बैठा है। अगला जो ग्राफ बनेगा लाला वो होगा 10x का। तो मैं शुरुआत करता हूँ, y बराबर 10x, और इसका ग्राफ कैसा बनेगा इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। सो लेट अस मूव अहेड टुवर्ड्स y बराबर 10x। अच्छा, 10x के विषय में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होगा। 10x बेसिकली क्या होता है? 10x = sin x अपॉन cos x। ये साइन और कॉस का ही तो रेशियो होता है कि नहीं होता? इसका मतलब क्या है कि पहली बात तो इसका जो डोमेन है वो r नहीं होगा। इसका जो डोमेन है वो r नहीं होगा। और r क्यों नहीं होगा बेटा? r ना होने के पीछे का रीजन है क्योंकि ये एक डिवीजन है, और डिवीजन कब डिफाइन नहीं होता? जब उसका डिनोमिनेटर 0 की तरफ बढ़ जाए। ध्यान रखना बेटा, जो 10x होता है वो sin x अपॉन cos x होता है, और अगर ये sin x अपॉन cos x है तो जब cos x 0 होगा, मतलब जब cos x 0 होगा तब 10x डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब y बराबर 10x जो फंक्शन है वो कब डिफाइन होगा? जब cos x 0 ना हो। और cos x 0 कहाँ होता है? अभी तो बताया है, भूल गया क्या? पाई बाई 2 पर होता है, 3 पाई बाई 2 पर होता है, तो वो सारे पॉइंट्स के डोमेन में नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका जो डोमेन है वो सारे ही नंबर्स होंगे बेटा। इसका जो डोमेन है उसमें सारे नंबर आएंगे, केवल वो नहीं आएगा जिस पर cos x 0 होता है, और वो कौन है? आप बोल सकते हो 2m + 1 × पाई बाई 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वेयर जो m है वो इंटीजर है। तो ये जो है r - 2m + 1 × पाई बाई 2 ये इसका डोमेन है आपके लिए। समझ में आया? ग्राफ कैसा बनेगा इसका हम लोग ग्राफ की चर्चा करते हैं। कम से कम मुझे एक बात तो समझ में आई कि पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 ये सारे इसके डोमेन में नहीं होंगे। तो मैंने 0 ये रखा, पाई बाई 2 मेरा ये है, थोड़ा दूर बना देता हूँ मैं पाई बाई 2 ये है, ये मेरा रहा 3 पाई बाई 2, ये मेरा रहा 5 पाई बाई 2, ये मेरा -पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2, ये कहीं -5 पाई बाई 2। ये मैंने सारे पॉइंट प्लॉट कर दिए, और मुझे पता है बेटा कि पाई बाई 2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ग्राफ कैसा बनेगा इसका? तो 10x बेसिकली sin x अपॉन cos x है। अगर मैं 0 की बात करूं, जब sin 0 अपॉन cos 0 निकालना चाहूं, मैंने कहा कि आप मुझे 10 की वैल्यू बताओ 0 डिग्री पर, तो 0 पर क्या होगा? 10 0 है तो sin भी 0 है, cos भी 0 है। अगर दोनों 0 है, sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, 0 अपॉन 1, आंसर क्या मिलेगा? 0। इसका मतलब क्या है कि 10x के अगर मैं आपसे पूछूं रूट क्या क्या होंगे,
आप बोलोगे tan x के वही रूट होंगे जो साइन के हैं। क्यों? क्योंकि साइन जो है ना वो ऊपर है, और ऊपर वाला जब भी एक्सप्रेशन में जीरो होता है पूरी एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली जीरो हो जाती है। ध्यान रखना, फ्रैक्शन कभी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, केवल न्यूमरेटर जीरो होगा, और जब न्यूमरेटर जीरो है पूरा का पूरा फ्रैक्शन जीरो हो जाता है। इसका मतलब वो सारे रूट्स जो साइन एक्स के हैं वही सारे रूट tan x के भी होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैं क्या बोलूंगा कि 0 पर tan x का एक रूट है। π/2 पर क्या होगा? सर π/2 तक तो फंक्शन पहुंचेगा ही नहीं, और π/2 पर क्या होता है बेसिकली, तो अगर मैं आपको कॉस का ग्राफ बना के बताऊं तो π/2 पर कॉस जो है वो जीरो की तरफ बढ़ने लगता है। जितना हम लोग π/2 के करीब जाएंगे cos x जो है वो जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। और अगर कोई भी एक्सप्रेशन a/b है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि अगर डिनोमिनेटर जीरो की तरफ अप्रोच करता है तो पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो अनंत की तरफ अप्रोच करता है ना। अगर डिनोमिनेटर बहुत छोटा नंबर है इसका मतलब जो पूरा एक्सप्रेशन है वो कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ। और कौन सा इन्फिनिटी? तो आप बोलोगे चूंकि ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव साइड से, जब ये पॉजिटिव साइड से जीरो की तरफ अप्रोच करेगा b, इसका मतलब पूरा एक्सप्रेशन जो है वो अनंत की तरफ जाएगा। तो कैसा बनता है इसका ग्राफ? आप बोलोगे जीरो पर इसकी वैल्यू जीरो होती है, और जैसे जैसे x π/2 की तरफ बढ़ता है जो फंक्शन होता है वो धीरे धीरे अनंत की तरफ बढ़ता है, लेकिन कभी अनंत हो नहीं पाता। ठीक है ना? इस लाइन को ये अप्रोच करता रहता है, ये लाइन इन्फिनिटी की तरफ जाती है, ये फंक्शन भी इस लाइन की तरफ बढ़ता 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 चाहता है कि वो अनंत हो जाए, लेकिन कभी अनंत नहीं हो सकता क्योंकि अनंत कुछ नहीं होता। समझ में आया? मतलब π/2 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, और π/2 x की कभी वैल्यू हो नहीं सकती, और ये π/2 को धीरे धीरे अप्रोच करता चला जाता है x की साइड से, और जो y की वैल्यू है ना बेटा वो धीरे धीरे अनंत की तरफ बढ़ती चली जाती है। समझ में आया? और जैसे ही वैल्यू π/2 से थोड़ी सी बड़ी होगी तो जो cos x की वैल्यू है ना बेटा वो जीरो की तरफ फिर से बढ़ेगी, जीरो के ही लगभग बराबर होगी, लेकिन वो वैल्यू नेगेटिव साइड से होगी। और अब की बार जो एक्सप्रेशन है ना बेटा a/b, इसकी वैल्यू में b जो है वो जीरो की तरफ अप्रोच तो कर रहा है लेकिन नेगेटिव साइड से कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो अनंत की तरफ अप्रोच करेगी लेकिन नेगेटिव साइड से। तो मैं क्या बोलूंगा कि इसका जो अगला रूट होगा वो तो जो साइन का है वही होगा पाई, और ये नीचे जाएगा कुछ इस प्रकार से, मतलब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जो y की वैल्यू अप्रोच करेगी। π/2 पर जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं है, मतलब π/2 इसके लिए एक एसिम्पटोट का काम करेगा, ये इसकी तरफ इधर से अप्रोच करेगा, ये इसकी तरफ इधर से अप्रोच करेगा, और ये रहा मेरा पाई पर tan x का रूट है। ये ग्राफ बनता है tan x का 0 से पाई के इंटरवल के बीच में, और ऐसा ही आगे भी होगा क्योंकि जब सारी चीजें एक दूसरे की जैसी हैं, जब साइन फिर से अपने आप को रिपीट करेगा, कॉस फिर से अपने आप को रिपीट करेगा, तो मैं क्या बोलूँगा, तो वही सारे जो पैटर्न है वो बार बार आएंगे कि जो π/2 है फिर से कॉस यहाँ पर भी नहीं पहुँचेगा, इधर को भी अप्रोच करेगा, इधर को भी अप्रोच करेगा, बिल्कुल पुराने वाले लॉजिक हैं। ये मेरा माइनस का पाई है, और ये जो कॉस का ग्राफ होता है बेटा कुछ इस प्रकार का बनता है। ये मेरा माइनस का 2 है, ये 3π/2 को यहाँ से अप्रोच करता है और 5π/2 को यहाँ से अप्रोच करता है। ये पाई तो हो, पाई पे 0 है, 3π/2 पे डिफाइन नहीं है। ये कुछ ऐसा करके इसका ग्राफ जो है वो बन जाता है। दिस इज y बराबर tan x। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखना बेटा, π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती, इसीलिए अप्रोच करता है इस लाइन को। ठीक है ना? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चला जाता है जब कॉस पॉजिटिव होता है, निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है जब कॉस निगेटिव होता है, और ये पोर्शन बार बार रिपीट करता है क्योंकि साइन और कॉस फ्लक्चुएटिंग फंक्शन है, रिपीट करते हैं, तो tan x भी अपने आप को ऐसा ही बार बार रिपीट करता रहता है। समझ में आया ना? अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसके रूट्स क्या हैं, क्या आपको दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। इसके जो रूट्स हैं, जो साइन के रूट्स हैं वही इसके रूट्स हैं, और साइन के रूट्स कौन कौन से थे? पाई, 2π, 3π, -π, वही इसके रूट्स हैं, मतलब -π, -0, π, 2π, ऐसे कर करके अनंत से लेकर अनंत तक, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ nπ वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये सारे इसके रूट्स हैं। समझ में आया कि ये भी पीरियोडिक है? बिल्कुल पीरियोडिक है। दिख रहा है ना बेटा? ये जो पोर्शन है ये अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। अगर ये तुम एक पंखुड़ी उठा लो, यही पंखुड़ी आगे लगाते चले जाओ, तो इसका मतलब क्या है? ये अपने आप को बारंबार रिपीट कर रही है। तो इसका जो रूट है, पहली बात तो इसके रूट की बात करते हैं, वो कर चुके हैं हम लोग। अगला
जो फंक्शन है वो पीरियोडिक है और पीरियड कितना है इसका, पाई। इसका पीरियड पाई है। आपको देख रहा होगा कि बार बार ये पोर्शन रिपीट कर रहा है, इसका मतलब इसका पीरियड पाई है। और बेटा इसकी रेंज क्या है, तो रेंज इसकी थोड़ी सी अलग आती है पिछली बार से, क्योंकि ये माइनस अनंत तक भी पहुंच रहा है और प्लस अनंत तक भी पहुंच रहा है, तो इसकी जो रेंज होती है वो इन्फिनिट होती है। समझ में आया? और आपने पढ़ा भी होगा 1090 की वैल्यू अनंत होती है ना, अनंत वास्तव में डिफाइन नहीं होता। तो 1090 अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है, आप बोलोगे नॉट डिफाइंड। ध्यान रखना, अनंत जैसा कोई शब्द मैथ में नहीं होता, क्योंकि अनंत कुछ नहीं है। नॉट डिफाइंड को ही हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। तो 1090 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, 3π/2 की वैल्यू भी इन्फिनिटी होती है, ये इसके रूट्स होते हैं। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ 10x। मैं चाहता हूँ आप लोग उसको याद कर लो, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे बताओ इसमें एसिम्पटोट है, आप बोलोगे बिल्कुल है। कितनी है? अनंत है, ठीक है ना। बहुत सारी एसिम्पटोट हैं इसमें। और अगर मैं एसिम्पटोट की बात करूं तो इस लाइन को, वर्टिकल लाइन को हम लोग लिखते हैं y बराबर अल्फा। सॉरी, ये जो लाइन होती है ना वर्टिकल लाइन, इसको हम लोग x बराबर अल्फा लिखते हैं, ठीक है। वर्टिकल लाइन को हम लोग x बराबर अल्फा लिखते हैं। जैसे मैं इस लाइन की बात करूं तो ये जो लाइन होती है वो x बराबर π/2 है। क्यों? क्योंकि x जो है वो हर जगह π/2 ही है। y भले ही चेंज हो रहा हो, देखो यहाँ पे y 0 है, यहाँ पे y 1 है, यहाँ पे y 2 है, लेकिन x चेंज नहीं हो रहा। सो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं x बराबर π/2। और ऐसी सारी लाइनें जो π/2 का मल्टीपल है वो इसका एसिम्पटोट है। इसका मतलब इसके इन्फिनिट एसिम्पटोट्स हैं। और एसिम्पटोट को अगर हम लोग लिखना चाहें तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x बराबर 2n+1 इंटू π/2, जहाँ पर n कौन है, इंटीजर। ये सारे के सारे इसके एसिम्पटोट्स हैं, ठीक है। तो ये 10x का ग्राफ बनता है, याद कर लेना है आपको। अगला ग्राफ है आपके लिए y बराबर cot x का, ठीक है। cot x अभी हम लोगों ने 10 देखा था, 10 क्या था, साइन अपॉन कॉस। और ये क्या होता है, ये होता है बेसिकली cos x अपॉन साइन x, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा फास्ट हो जाता हूं, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है कैसे ग्राफ बनते हैं। cot x की बात कर रहे हैं हम लोग। cot x बेसिकली cos अपॉन साइन होता है। तो इसका जो डोमेन होगा, पहली बात तो जो डोमेन बनेगा cot x का, वो sin x जब जब 0 होगा उन पॉइंट्स को निकाल दो, बाकी सारे पॉइंट्स होंगे। क्यों? क्योंकि cos x तो हर जगह डिफाइन है, और ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन कब डिफाइन नहीं होता है, जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए। ध्यान रखना इस बात को। तो जब जब sin x 0 होगा तब तब ये डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब इसका जो डोमेन है वो R में से वो सारे नंबर निकाल दो जो sin x को 0 बनाते हैं। कौन कौन से हैं ऐसे, पता है सभी को? बिल्कुल पता है। कौन कौन है ऐसा? सर n पाई के जो भी मल्टीपल है ना बेटा, वो सारे ही ऐसे नंबर है जो sin x को 0 बनाते हैं, है ना। पाई 2 पाई पे sin 0 होता है, इसका मतलब r माइनस n पाई, वेयर जहां पर n क्या होगा, आप बोल सकते हो वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n जो होगा वो इंटीजर होगा मेरा, और ये इसका डोमेन है r माइनस n पाई। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं बेटा, गौर से देखना, पिछली बार जो 10 का बना था ना, वैसे ही कुछ इसका बनता है। अब मैं लॉजिकली आपको ये भी बता सकता था कि जो cot 90 माइनस थीटा होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। तो tan थीटा का ग्राफ और उसके ग्राफ में केवल 90 डिग्री का फर्क होता है। 10 को 90 डिग्री शिफ्ट कर दो, तुम्हें cot का ग्राफ मिल जाएगा। लेकिन मैं ये सब बोलना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कायदे से ग्राफ बना के बताऊँ। तो ये मेरा ओरिजिन है। सबसे पहली बात, इसका जो डोमेन है वो n पाई को छोड़कर बाकी सारे नंबर है। इसका मतलब पाई इसके डोमेन में नहीं है, तो पाई पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो मान लेते हैं ये पाई है, ये मेरा 2 पाई है, और ये मेरा 3 पाई है। ऐसे करके बहुत सारे पाई आएंगे ना भाई, सब पाई नहीं बनाने, जितने पाई बना सकते उतने पाई बना लो। तो ये मेरा माइनस पाई, माइनस 2 पाई, और इनके बीच वाले पॉइंट्स में मैं इस बार बना देता हूँ। ये होगा π/2, ये होगा 3π/2, और ये होगा 5π/2, ठीक है। तो मैं सिंपली आपको बताता हूँ, ये मेरा पाई है, ये मेरा 2 पाई है, ठीक है, ये मेरा 3 पाई है। लाला कोई समस्या हो तुरंत पूछ लेना। ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा माइनस पाई है, दिस इज -2 पाई, ठीक है। यहाँ पर एक बीच वाला पॉइंट जो होगा दिस इज -π/2, और यहाँ पर जो बीच वाला पॉइंट होगा ना बेटा, दिस इज -3π/2।
जहां जहां पर cos 0 होगा ना बेटा, जहां जहां पर cos x 0 होगा वो सारे नंबर इसके रूट होंगे। तो जब जब cos 0 होगा तब तब तो इसका वो रूट होगा। और cos कहाँ 0 होता है, π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर। तो π/2 पर तो ग्राफ जो होगा वो 0 होगा। लेकिन जब sin 0 होगा तब क्या होगा, ये मुझे चर्चा करनी है। तो मैं 0 की बात करता हूं। सबसे पहले साइन का जो ग्राफ होता है बेटा वो कुछ ऐसा बनता है, याद होगा अगर आपको अभी बताया है। नहीं आता तो पिछले अभी लेक्चर को रिमाइंड करो, देख के आओ। साइन का जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा बनता है। साइन 0 पर वैल्यू जो होती है उसकी 0 होती है। तो इसका मतलब क्या है कि कॉट के डोमेन में 0 नहीं आएगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए वो किसी भी फ्रैक्शन को पसंद नहीं है। इसमें भी cos अपॉन साइन है, कभी साइन 0 नहीं हो सकता। और साइन 0 पर 0 होता है, इसका मतलब 0 इसके डोमेन में नहीं होगा। लेकिन 0 से जस्ट बाद वाला नंबर तो होगा, 0 से जस्ट पहले वाला नंबर तो होगा। और उसमें क्या होगा, आप क्या बोलोगे कि 0 से जस्ट बाद वाले नंबर की बात करते हैं। क्या एक्सप्रेशन है, cos अपॉन साइन। साइन 0 है, लेकिन 0 से जस्ट बड़ा नंबर जब मैं लूंगा तो जो साइन होगा उसकी वैल्यू 0 से जस्ट बड़ी होगी। और 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू, इसका मतलब क्या है, एनीथिंग अपॉन 0 से जस्ट बड़ा नंबर, द टोटल नंबर गोज टू इन्फिनिटी। समझ में आया कि नहीं आया? मैं दोबारा बता रहा हूं ये बात। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग 0 से जस्ट बड़े नंबर की बात करेंगे तो साइन 0 की तरफ बढ़ रहा है और पूरा नंबर कहां बढ़ेगा, इन्फिनिटी की तरफ। इसका मतलब क्या है कि जो पूरा का पूरा नंबर होगा वो अनंत की तरफ बढ़ेगा। और दूसरी बात कि साइन जो है ना वो 0 से जस्ट बड़ा है, मतलब 0 की तरफ तो है, लगभग 0 तो है, लेकिन पॉजिटिव साइड से है। जब 0 से बड़े नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, जब जब x 0 से बड़ा है तो साइन 0 के पास है लेकिन पॉजिटिव साइड से है। और 1 अपॉन पॉजिटिव साइड से अगर हम लोग 0 की तरफ बढ़ेंगे, इसका मतलब नंबर अनंत की तरफ तो बढ़ेगा लेकिन पॉजिटिव साइड से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग 0 की तरफ बढ़ेंगे जो ग्राफ है वो अनंत की तरफ बढ़ेगा लेकिन पॉजिटिव साइड से, और अनंत की तरफ ये इसको अप्रोच करेगा। कभी भी ग्राफ जो है वो 0 को टच नहीं कर पाएगा, बाई एक्सिस को कभी भी टच नहीं कर पाएगा, बाई एक्सिस की तरफ ये बढ़ता चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? 10 का भी ऐसा ही बना था। और अगर हम लोग बात करें नेगेटिव तरफ से तो -π/2 पर तो 0 हो जाएगा, ये कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब हम लोग नेगेटिव से 0 की तरफ बढ़ेंगे तो फिर से 1/0 इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच तो करेगा, लेकिन इस बार जो 0 है ना वो नेगेटिव साइड से बढ़ रहा है। और जब 0 नेगेटिव होगा, नेगेटिव से हम लोग बढ़ेंगे, इसका मतलब जो नंबर है वो नेगेटिव है, और इसका 1/0 करेंगे तो वो भी -इन्फिनिटी आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब जो ग्राफ है वो यहां पर कुछ ऐसा बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब 0 को अप्रोच करेगा इधर तरफ से -इन्फिनिटी को और इधर की तरफ से +इन्फिनिटी को। ठीक है, वही काम हम लोग यहाँ पर भी कर लेते हैं। अब जब पाई पे आएंगे हम लोग तो पाई पे क्या होगा, सर पाई पे जो साइन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई पे साइन की वैल्यू 0 होती है, लेकिन कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नंबर फिर से कहाँ की तरफ अप्रोच करेगा, -इन्फिनिटी की तरफ। समझ में आया कि नहीं आया? और जब तुम यही पैटर्न बार बार बना दोगे ना कुछ इस प्रकार से, तो ये जो ग्राफ बनता है दिस इज, आप बोल सकते हो ये जो ग्राफ है ये कॉट एक्स का है, ये कुछ tan x के जैसे ही बनता है इस प्रकार से। ठीक है बेटा, यहाँ पर रूट इसके कौन कौन है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 3π/2, 5π/2, 0, -π/2, -3π/2, ये सारे π/2 के ऑड मल्टीपल हैं। तो पहली चीज, अगर आपसे कोई पूछे बताओ इसका डोमेन क्या, आपने बता दिया। अगर आपसे कोई इसकी रेंज पूछे तो क्या आप बता पाओगे? बिल्कुल, जो 10 की थी, देखो माइनस अनंत से लेकर अनंत तक की सारी वैल्यू इसके ग्राफ में है, इसका मतलब बाई में तो कुछ नहीं छोड़ा इसने, तो इसकी रेंज जो होगी वो R हो जाएगी। ठीक है बेटा, अगर हम लोग इसके रूट्स के बारे में बात करें, क्या रूट्स हैं? रूट्स कौन से पॉइंट होते हैं जिन पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता हो? क्या कट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। कितने पॉइंट पर? बहुत सारे पॉइंट पर। इसका मतलब इसके रूट हैं और अनंत हैं। और कौन कौन रूट हैं इसके? आप बोलोगे 2n+1 × π/2, ठीक है ना। π/2 के जो भी ऑड मल्टीपल हैं वो सारे इसके रूट हैं, जहाँ पे n जो है वो इंटीजर है। समझ में आया? π/2, 3π/2, 5π/2, -π/2, ये सारे इसके रूट्स हैं। क्या एसिम्प्टोट्स हैं? बिल्कुल है। कितनी है सर? बहुत सारी, पाई, 2π, 3π। इसका मतलब जो x बराबर जो n पाई है वो सारी लाइंस इसके लिए एसिम्प्टोट का काम करेंगी। देखो पाई की तरफ ये बढ़ रहा है लेकिन पाई को छुआ नहीं, इसका मतलब ये एसिम्प्टोट है और n बिलोंग्स टू अगेन इंटीजर।
ठीक है, ऐसा दिखता है ग्राफ कॉर्टेक्स का। तो सभी लोग बना लेंगे और फिर से याद कर लेना, ऐसे भूलना नहीं, याद कर लेना कैसा बनता है कॉर्ड का ग्राफ। 10 के ही जैसा है, थोड़ा सा अलग है, तो इसको भी आप लोग लर्न कर लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अगर मैं पूछूं बताओ ये पीरियोडिक है या नहीं है, क्या बता पाओगे? क्या पीरियोडिक है? बिल्कुल है, सारे पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है। क्यों? क्योंकि यही पोर्शन बार बार रिपीट कर रहा है। पीरियड क्या है? तो इसका जो पीरियड है ना बेटा, वो है पाई। पाई का मतलब क्या है? जो पाई इंटरवल है, यही इंटरवल बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसका पीरियड पाई है। पिछली बार पीरियड कितना था? 2 पाई का। 10 में पाई था, कॉट में पाई है, उससे पहले जो साइन कॉस थे उनमें 2 पाई था। ठीक है, अगला ग्राफ है बेटा y बराबर कॉसेक एक्स का। ठीक है, अब ये कॉसेक एक्स क्या होता है? तो आपने पहले ही पढ़ा होगा कि कॉसेक एक्स बेसिकली इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स। ठीक है ना, साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक एक्स। सो अगर मैं इसका डोमेन पूछूं आपसे कि कॉसेक एक्स का डोमेन क्या होगा, तो बड़ा सिंपल है ना, जहां जहां पर साइन 0 है वहां पर कॉसेक एक्स आपको नहीं मिलेगा। और साइन कहां कहां पर 0 होता है? अभी बताया था, पाई के सारे मल्टीपल पर, 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, माइनस पाई पर, माइनस 2 पाई पर, तो ये सारे पॉइंट कॉसेक के डोमेन से बाहर हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसका डोमेन लिखना चाहूं तो डोमेन क्या होगा? आप बोलोगे सारे नंबर केवल और केवल n पाई को छोड़कर, जहां पर n क्या है आप बोलोगे वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये सारे के सारे नंबर जो होंगे वो उसके डोमेन में आएंगे। समझ में आया? अब मैं इसकी वैल्यू की चर्चा करता हूं। तो अगर मैं कॉसेक एक्स की बात करूं तो कॉसेक क्या है? 1/sin। और मैंने आपको बताया था कि जो साइन होता है वो साइन 1 से छोटा होता है, -1 और 1 के बीच का फंक्शन है। और अगर तुम 1/1 से छोटा नंबर करोगे, 1 से छोटा नंबर अगर तुम 1 में डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा 1 से बड़ा आएगा। ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। किसी भी नंबर को अगर तुम उसके छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 से बड़ा आएगा। वैसे ही अगर 1 को तुम उससे छोटे नंबर से डिवाइड करोगे, जैसे मैं 1 को डिवाइड करूं 1/0.5 से, आंसर क्या मिलेगा आपको? 2। 0.25 से आंसर क्या मिलेगा? 4। 1 को मैं डिवाइड करूं 0.1 से, आंसर क्या मिलेगा? 10। अगर मैं 1 को डिवाइड करूं 0.000001 से, आंसर क्या मिलेगा? 1 2 3 4, जितने भी 0 लगाओ उतने यहाँ 0 लगा दो। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने 1/sin x लिखा तो sin x मुझे पता है या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा। इसका मतलब जो cosec x होता है वो हमेशा ही या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। कभी भी cosec x 1 और -1 के बीच में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि sin x जो है वो 1 और -1 के बीच में होता है। ये sin x का रेसिप्रोकल है, तो ये जो है वो -1 और 1 के बीच में नहीं होगा, ये या तो -1 से छोटा होगा या +1 से बड़ा होगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं बेटा, मुझे पता चल गया कि इसके डोमेन में कौन कौन नहीं है। मुझे पता चल गया कि ये कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे लाइन बना देता हूँ, दिस इज +1 एंड दिस इज -1। तो ये -1 रहा मेरा, ये मेरा -1 पॉइंट है, ये मेरा +1 पॉइंट है, ये -1 है। ठीक है, और जो इसकी वैल्यू होगी मैं सिर्फ एक एक करके करता हूँ। ये मेरा पॉइंट मान लेते हैं π/2 है, ये मेरा पॉइंट मान लेते हैं पाई है, ये है 3π/2 और ये है 2 पाई, और ऐसे सोन बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, मैं सारे तो नहीं बनाऊंगा। ये रहा मेरा -π/2, ये रहा मेरा -π, ये रहा मेरा माइनस का 3π/2 और यहाँ कहीं बनेगा माइनस का 2π। समझ में आया? मैं इसकी ग्राफ की चर्चा करता हूँ, ग्राफ कैसा बनेगा इसका। तो आप लोगों को मैंने कम से कम इतना तो बता दिया ना बेटा कि इसकी जो भी वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी। अगर मेरा ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट मेरा -1 है, तो इसके ऊपर ग्राफ बनने वाला है और इसके नीचे बनेगा, इस बीच में नहीं बनेगा। समझ में आया? लेकिन ग्राफ बनेगा कैसा, ये अभी भी चर्चा का विषय है। मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले 0 इसके डोमेन में नहीं है, 0 इसके डोमेन में नहीं है, तो अगर जब जब साइन 0 होगा ये डिफाइन नहीं होगा, मतलब 0 को तो ये टच नहीं कर सकता। ठीक है ना? अगर ये मेरा पॉइंट 0,0 है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, तो 0 को तो ये टच नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं आया?
हाँ, लेकिन जीरो की तरफ ये अप्रोच कर सकता है जैसे पहले हुआ था। फंक्शन क्या है बेटा, 1/sin x। जब जब x जीरो की तरफ बढ़ेगा तब ये 1/0 की तरफ बढ़ेगा, और 1/0 का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी। मतलब जब जब x जीरो की तरफ जाएगा जो फंक्शन का ग्राफ है वो अनंत की तरफ जाएगा। और अगर x जो sin x है वो पॉजिटिव साइड से चलेगा, जैसे मैंने कहा sin x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा करके ऐसा बनता है। तो जब जब हम लोग जीरो से जस्ट बड़े नंबर की बात करेंगे जो पूरा फंक्शन है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा लेकिन पॉजिटिव साइड से, क्योंकि साइन पॉजिटिव है। और जब जब हम लोग जीरो से जस्ट छोटे नंबर की बात करेंगे तो जो साइन होगा वो जीरो होगा लेकिन जीरो से जस्ट छोटा होगा। इसका मतलब पूरा फंक्शन इन्फिनिटी को जाएगा लेकिन नेगेटिव साइड से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब क्या है, इसका जो ग्राफ होगा वो यहाँ पर कहीं कुछ ऐसा बनेगा और यहाँ पर कहीं कुछ ऐसा बनेगा। जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ये जब जीरो से जस्ट छोटा होगा साइन। और जब जीरो से जस्ट छोटे बड़े की बात करेंगे हम लोग, सॉरी, जब जीरो से जस्ट बड़े नंबर की बात करेंगे तब जो कॉसेक होगा वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा पॉजिटिव साइड से। और जब जीरो से जस्ट छोटे नंबर की बात करेंगे तब जो कॉसेक सेक्स होगा वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा लेकिन नेगेटिव साइड से। समझ में आया ना? आगे बढ़ाते हैं बात को। अब इसकी वैल्यू जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे साइन की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी और 1/sin x की वैल्यू घटती चली जाएगी। और साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, और वो कब होती है, 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री पर जो कॉसेक होगा वो कितना हो जाएगा, 1। और 90 यहाँ पे है तो 90 पे आते आते जो कॉसेक होगा वो 1 हो जाएगा। और फिर 180 पर जाते जाते ये अनंत की तरफ अप्रोच करेगा इस लाइन को, क्योंकि इस लाइन पर भी इसका डोमेन नहीं है, पाई भी नहीं हो सकता साइन। समझ में आया ना? कॉसेक पाई नहीं हो सकता क्योंकि पाई पर साइन जीरो होता है और साइन जीरो डिफाइन नहीं होगा यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा ऊपर की तरफ और वैसा ही कुछ नीचे की तरफ भी बनेगा इस प्रकार से। समझ में आया कि नहीं आया? इस रूप में जो साइन है वो नेगेटिव होता है और साइन नेगेटिव है तो जब जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो माइनस इन्फिनिटी, जब माइनस पाई की तरफ अप्रोच करेगा तो माइनस इन्फिनिटी, और जब साइन -π/2 होगा तो वैल्यू -1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होगा बेटा। देखो 3π/2 पे वैल्यू कितनी होती है साइन की, -1, तो कॉसेक की भी -1 हो जाएगी। और जब हम लोग पाई पर इस साइड से अप्रोच करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी। समझ में आया? और इधर में नेगेटिव इन्फिनिटी। और ऐसे जब ऊपर बनाएंगे ना बेटा यहाँ पर कुछ, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर हम लोग इसको यहाँ पे बनाना चाहें तो ये कुछ ऐसा बनेगा। समझ में आ रहा है ना बेटा? इसका मतलब क्या है, ये कटी पतंगे बनेगी, ये तितलियां जैसी। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉसेक एक्स। समझ में आया? ये कॉसेक एक्स का ग्राफ है। और यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि आपको रूट दिख रहे हैं, क्या तुझको रूट दिख रहा है लाला, क्या रूट देख पा रहा है तू? इसमें है ही नहीं तो देखेगा कहाँ से? रूट का मतलब जब जब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे, लेकिन यहाँ पर तो ग्राफ बन के ऊपर बन रहा है, माइनस बन के नीचे बन रहा है, रूट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देयर इज नो रूट, रूट नहीं है। हम लोग बात करते हैं एसिम्प्टोट की। कितनी एसिम्प्टोट है? बहुत सारी। x बराबर पाई इसकी एसिम्प्टोट है, x बराबर 2π इसकी एसिम्प्टोट है, क्योंकि कभी से टच नहीं कर रहा। कभी भी कॉसेक 2π पर डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि 2π पर साइन जीरो होगा, पाई पर साइन जीरो होगा, ये डिफाइन नहीं होगा। ये सारे इसके एसिम्प्टोट्स हैं। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा बनता है कॉसेक एक्स का ग्राफ, y बराबर कॉसेक एक्स। आखिरी बचा है सेक एक्स का, और मुझे पता है आप लोग ये गेस भी कर सकते हो, तो पहले खुद एक बार बना के देख लो, फिर तुम्हें बनाऊंगा ही। अगला ग्राफ है लाला y बराबर सेक एक्स। अब यार तुम्हें बार बार मैं वही बता रहा हूँ, तो मुझे लगता है तुम ये ग्राफ तो अपने से ही बना सकते हो। अगर किसी गरीब ने ना बना पाया हो तो वो देख ले, वरना मेरी तरफ से ही डन है, ठीक है ना? y बराबर सेक एक्स। तो बेसिकली सेक एक्स जो है वो 1/cos x होता है, cos x का उल्टा, ठीक है ना? जो कॉसेक में बोली थी वो सारी बातें मैं सेक में बोलने वाला हूँ। इसका मतलब सबसे पहले अगर मैं इसका डोमेन निकालूं तो डोमेन क्या होगा, वो सारे पॉइंट्स जो कॉस को 0 बनाते हैं उनको हटाकर बाकी सारा मेरा डोमेन बन जाएगा। और कॉस 0 कब कब होता है सर? 2n + 1 × π/2। ये जो नंबर्स होते हैं या π/2 के ऑड मल्टीपल्स जो होते हैं, वहां पर जो कॉस है वो 0 होता है, तो इनको निकाल दो रियल नंबर में से, ये सारा का सारा जो है वो आपका डोमेन बन गया। मतलब r - 2n + 1 × π/2, जहां पर n कौन है? आप बोल सकते हो n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि cos 0 नहीं होगा। अब
कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो अगर आपको कॉस का ग्राफ याद हो, कुछ ऐसा बनता था साइन के जैसा, बस π/2 शिफ्ट कर देता था मैं से पीछे की तरफ। तो अगर कॉस का ग्राफ आपके लिए ये है, इसका मतलब कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है। आप बोलोगे मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1 और 1 के बीच में घूमता हुआ एक ग्राफ बनता था cos x का। और अगर मैं 1 अपॉन करूंगा कॉस का, तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि कॉस जो है ना वो 1 से -1 के बीच का नंबर है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड वाइज ये 1 से छोटा है। मैं साइन की बात नहीं कर रहा, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। जो भी नंबर है वो 1 से छोटा है, 1 से बड़ा नहीं है, मतलब 2 नहीं है, -2 नहीं है। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। 1 से बड़ा नंबर नहीं, 1 से छोटा है। तो अगर नंबर 1 से छोटा है तो 1 से छोटे नंबर को तुम जब भी 1 में डिवाइड करोगे, तुम्हें हमेशा आंसर क्या मिलेगा, नालायकों 1 से बड़ा। क्या मिलेगा, 1 से बड़ा। जैसे अगर तुमने 1 से 0.5 को डिवाइड किया, आंसर क्या मिलेगा, 2। किसी भी नंबर को तुम उससे छोटे नंबर से डिवाइड करोगे, आंसर क्या मिलेगा, 1 से बड़ा। ये सारी बातें मैंने पहले भी बोली थी। इसका मतलब ये जो भी ग्राफ होगा वो कभी भी 1 और -1 के बीच में बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 1/में मैं 1 से छोटा नंबर कर रहा हूं, तो जो भी आंसर आएगा वो 1 से बड़ा आएगा। 1 भी आ सकता है, और 1 कब आएगा, जब वैल्यू 1 हो जाए। किसकी, कॉस की। मैं ग्राफ बनाना शुरू करूं बेटा, तो मुझे कम से कम ये कुछ बातें समझ में आ गई। और वो बातें क्या है कि जो ग्राफ होगा वो 1 से बड़ा होगा। अगर मैं इसको 1 मान लेता हूं तो इससे ऊपर होगा, और अगर मैं इसको -1 मान लेता हूं तो यहां से नीचे होगा। ये मेरा -1, ये मेरा 1, ठीक है ना। ग्राफ के डोमेन में कौन कौन नहीं आएगा, आप बोलोगे π/2 के ऑड मल्टीपल, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर मेरा कहीं π/2 होगा। दिस इज π/2, दिस इज पाई। मैं इसको भी ड्रॉ कर लेता हूं। ये मेरा 3π/2, ये मेरा पाई है, ये मेरा 3π/2 है, और अगला मेरा ये है 2π, ठीक है। 2π तक बनाते हैं, बाद में देखा जाएगा। और यहां पर है मेरा माइनस का π/2, यहाँ पे /2 कर देता हूं मैं, ठीक है बेटा। और ये है मेरा माइनस का पाई, ये है मेरा माइनस का 3π/2, और आखिरी में ये है माइनस का 2π, ठीक है ना बेटा। तुम्हें इसका ग्राफ बनाना है 1/cos का। तो cos जो होता है, सबसे पहली बात, ये π/2 नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है, π/2 नहीं होने दो, π/2 का यहाँ पे होता है cos के लिए। तो π/2 से जस्ट बड़ा नंबर तो होगा भाई। π/2 से जैसे हम लोग जस्ट बड़ा नंबर रखेंगे cos में, तो जो आंसर होगा ना बेटा वो 0 होगा लगभग। लेकिन नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगा ये 0 को। मतलब जब हम लोग 0 की तरफ अप्रोच करेंगे, मतलब cos में जब हम लोग π/2 की तरफ बढ़ेंगे इस साइड से, तो आप क्या बोलोगे, आंसर जो है वो 0 की तरफ बढ़ेगा नेगेटिव साइड से। और जो 1/, अगर हम लोग नेगेटिव 0 की तरफ बढ़ेंगे, इसका मतलब जो आंसर बनेगा वो इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो आंसर होगा π/2 की तरफ बढ़ने से, अगर हम लोग नेगेटिव साइड से बढ़ेंगे π/2 की तरफ, इसका मतलब जो आंसर होगा वो -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और जब हम लोग पॉजिटिव साइड से बढ़ेंगे तो जो आंसर होगा वो +इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। समझ में आया। π/2 इसके डोमेन में नहीं है। π/2 से जस्ट आगे जो ग्राफ होगा वो -इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। π/2 से जस्ट पीछे जो ग्राफ होगा वो +इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। समझ में आया। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं 0 की, तो 0 पर वैल्यू क्या होगी भाई, 0 पर cos की वैल्यू 1 होती है, तो sec की वैल्यू भी कितनी होगी, 1/1 मतलब 1 होगा। तो 0 पर वैल्यू इसकी 1 होगी, π/2 पर इसकी वैल्यू अनंत की तरफ जाएगी, थोड़ा से पीछे और थोड़े से आगे -अनंत की तरफ। समझ में आया। अगर हम लोग बात करें पाई की, तो पाई पर cos कितना होता है, -1। अगर पाई पर cos -1 होता है तो sec भी कितना होगा, -1, क्योंकि -1/-1 आंसर भी -1। तो ये आपका आ जाएगा नीचे की तरफ ग्राफ, ये आपका आ जाएगा ऊपर की तरफ ग्राफ। और ऐसा ही कुछ बनेगा यहाँ पर भी, ठीक है ना, जैसा मैंने कॉसेक में बनाया था। अब यहाँ पर भी सारी बातें वही हैं कि जैसे जैसे तुम लोग बढ़ोगे -π/2 की तरफ, आंसर बढ़ेगा 0 की तरफ, 1/0 अनंत की तरफ जाता है। पॉजिटिव साइड से है सीधी पॉजिटिव इन्फिनिटी। समझ में आया। और जब नेगेटिव साइड से जाएंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हो। और ऐसे ही यहाँ बनेगा, ठीक है बेटा। और कुछ इस प्रकार का ही यहाँ बन जाएगा, और ये अगला के लिए यहाँ हो जाएगा। ऐसा करके कुल मिला के बेटा ये तितली की जैसा कुछ ग्राफ बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आधा पंख ऊपर, आधा नीचे, आधा ऊपर, आधा नीचे, आधा ऊपर, आधा नीचे, ऐसा करके ये ग्राफ बनता चला जाएगा।
जब लूप नीचे वाला होगा तो ग्राफ नीचे बनेगा, जब लूप ऊपर वाला होगा तो ग्राफ ऊपर बनेगा। -1 और 1 के बीच में ये आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसी लॉजिक से अगर आपसे कोई पूछे बताओ इसके रूट्स क्या हैं, तो आप क्या बोलोगे बेटा कि रूट्स कहाँ होंगे इसके? रूट्स का मतलब जब पॉइंट्स जो है, जब ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट करे। क्या इसने कहीं एक्सिस को कट किया? नहीं किया, इसका मतलब इसके रूट नहीं है। क्या एसिम्प्टोट है? बिल्कुल है। कितनी है? बहुत सारी। ये लाइन एसिम्प्टोट है क्योंकि इस लाइन को ग्राफ कभी नहीं छू सकता। ये लाइन एसिम्प्टोट है। एसिम्प्टोट बहुत सारी हैं। और कौन कौन सी हैं? आप बोलोगे x बराबर 2n + 1 इंटू π/2। ये सारी लाइन इसके लिए एसिम्प्टोट है। समझ में आया कि नहीं आया? बाकी इसका रेंज क्या होगा? तो अगर कोई आपसे इसकी रेंज के बारे में पूछे तो रेंज क्या है? आप बोलोगे माइनस अनंत तक ये वैल्यू जा रही है, माइनस अनंत तक इसकी रेंज है, लेकिन -1 से ऊपर ये नहीं है, -1 से ऊपर नहीं है। इसका मतलब -∞ से -1 है यूनियन, फिर से 1 से शुरू हो गया तो 1 से ∞। ठीक है बेटा, ये इसकी रेंज होगी, -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। यही कॉसेक की भी रेंज थी। समझ में आया कि नहीं आया? अगर इसको लिखने का एक और तरीका है, r -1 से 1। ठीक है ना? r में से -1 से 1 वाला पोर्शन निकाल दो, आपको रेंज मिल जाएगी। कोई दुख दर्द, चिंता, पीड़ा, समस्या, गिरानी, कलेश तुमको नहीं होना चाहिए। ये सेक एक्स का ग्राफ है और मैं चाहता हूं तुम लोग ये भी रट लो। ठीक है ना बेटा? कोई दुख दर्द आपको नहीं होना चाहिए। इसको भी आप लोग एज इट इज लर्न कर लें, मेमोराइज कर लें, क्योंकि ये आपके काम आने वाला है। सो दीज आर द ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैंने आपको समझाया, आपको समझ में भी आए होंगे। अगली क्लास में हम लोग कुछ और फंक्शन की चर्चा करेंगे।